नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और यूट्यूब पर अभी मैं बैक टू बैक दो सीरीज़ चला रहा हूँ। एक CGPSC प्री का 40 डेज़ का क्रैश कोर्स और दूसरा मंडी उप निरीक्षक का 50 डेज़ का क्रैश कोर्स। क्लियर। और हाँ, मुझे मालूम है कि अभी थोड़ा लेट लतीफ़ हो जा रहा है, डेली वीडियोस नहीं डल रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी एक नाना परिवार में, एक दादा परिवार में, दादी बड़ी दादी खत्म हो गई, नाना खत्म हो गए और एक कार्यक्रम में बिजी रहूँगा। हो सकता है अभी 2-3 दिन और वीडियोस डिले हो, बट उसके बाद बैक टू बैक एकदम स्मूथ चलेगी क्लासेस। बैक टू बैक सारे वीडियोस आएंगे। तो हाँ, पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से मैं अभी अटेंड नहीं कर पाया। और हाँ, आप मुझे ऐसे भी देख सकते हो, कुछ दिन बाद मैं अभी बाल दान देने वाला हूँ, तो उसका एक अलग योग से नजर आएंगे। खैर, अभी देखो मंडी उप निरीक्षक का हम डे 2 का देखेंगे क्लास। और सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैथ्स की जो क्लास है, आपको मालूम है अभी हाल फिलहाल में अमीन पटवारी में मैथ्स के कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले। हॉस्टल वार्डन में भी कुछ इस टाइप से जमाने वाले, मैथ्स में भी ऐसे जमाने वाले क्वेश्चंस मिल गए। तो देखो क्या ये सिलेंडर, और यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला दे दिया, अलग अलग पॉइंट दे दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले कूट वाले। और यहाँ पर देखो ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, जमाने का है, कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन उसके कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। आप पहली बार देखते हैं, इस कारण घबरा जाते हैं और आपसे गलत हो जाता है। बट अभी मैं इसी टाइप से 4 क्वेश्चन लेके आऊँ, तो पहले हम मैथ्स के उन 4 क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। आपको मैथ्स आ रहा नहीं यार, उसको छोड़ो, बस यहाँ पे 4 क्वेश्चंस को पढ़ लेना, देख लेना, सीख लेना। उसके बाद हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे और छत्तीसगढ़ में भी बस्तर दशहरा कवर करेंगे। क्लियर। चलिए, तो उसी प्रकार का यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला हुआ है। देखो ये आपको जमाना है, ठीक है। सबसे पहले एक क्यूब, घन घन क्यूब, और यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम चेक करके देखेंगे, जमा के देखेंगे। केवल एक वक्र पृष्ठ होता है, कोई धार नहीं, ठीक है। क्यूब के बारे में ऐसा है क्या, क्यूब होता कैसे बताओ, एकदम आराम से इत्मीनान से सोचना। ये देखो क्यूब कुछ इस टाइप का होता है। अब आड़ा तिरछा बन गया है ना, आड़ा तिरछा बन गया, लेकिन क्यूब कुछ इसी प्रकार का होता है। अब ऑल फेसेस आर स्क्वायर एंड इक्वल, क्या क्यूब यही होता है? जी बिल्कुल। देखो एक क्यूबॉइड भी हो सकता है, इस टाइप को बनाते थे, याद होगा, इस टाइप का डब्बा, एक क्यूबॉइड भी हो सकता है। लेकिन क्यूबॉइड में सारे फेसेस बराबर नहीं होते, सारे फलक वर्गाकार और समान नहीं होते। लेकिन क्यूब घन का यही मतलब होता है कि सारे साइड इक्वल है, ये ए है, ये ए है, सब ए है, ठीक है। तो सभी फलक वर्गाकार और समान होते। तो एक क्या ऑप्शन है? 2, सभी फलक वर्गाकार और समान होते। बस ऐसे ही तो जमाने का। सिलेंडर, तो सिलेंडर को पहले सोचो कि होता कैसे। सबसे पहले आकृति बना लिया करो। ये क्यूब बोले भैया, क्यूब ये बना लिए, ये घन बना। सिलेंडर कैसा होता है? सिलेंडर की आकृति ऐसे होती है, ऐसे हम लोग बनाते हैं सिलेंडर को। बोला ठीक है। अब सिलेंडर क्या है? देखो ऊपर ये गोला गोला है, सर्कुलर है, और ये ऐसे चपटा हुआ। तो इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ क्या? देखो 1 सर्कुलर बेस एंड 1 वर्टेक्स, एक वृत्ताकार आधार और एक शीर्ष, ऐसा तो कुछ नहीं। 2 वृत्ताकार फलक व एक वक्र पृष्ठ, हाँ ये है 2 वृत्ताकार फलक। ये देखो, ये नीचे और ऊपर जो है वो वृत्ताकार फलक हो गया। और जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? कर्व्ड सरफेस है ना। तो 2 वृत्ताकार फलक व एक वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो सिलेंडर का 3 हो जाएगा। कौन शंकु कैसा होता है? तो सबसे पहले शंकु का डायग्राम बना लेने का। ये लो शंकु है, तो ट्रायंगल टाइप का दिखेगा, और ये गोला है, ये 3D फिगर है। तो क्या लिखा? 1 सर्कुलर बेस एंड 1 वर्टेक्स, एक वृत्ताकार आधार। जी बिल्कुल, ये आधार क्या है? वृत्ताकार है, एक वृत्ताकार आधार, और एक शीर्ष, ये लो एक पॉइंट, ये शीर्ष हो गया। तो यही कौन हो गया जी? बचा वाला स्फीयर, स्फीयर गोला, हैज ओनली 1 काउंट सरफेस एंड नो एजेस। ये पूरा धरती का कोई एक छोर है क्या? बताओ। जैसे धरती भी एक गोला है, उसका कोई छोर है नहीं, सब तरफ से ऐसे कर्व्ड है, सब तरफ से कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है। तो केवल एक वक्र पृष्ठ होता है और कोई धार नहीं होता। तो ये ऑप्शन जम गया जी। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल। अब इधर राइट साइड में देखूं तो राइट साइड भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको जमा के देखेंगे, ठीक है। चलो एक चीज ध्यान देना, इधर देखो, अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, कभी ऑप्शन से ही हम जा सकते हैं। अंतःकोण का योग 180 डिग्री है, ये तो मुझे साफ साफ मालूम चल जाएगा कि क्या ये ट्रायंगल का है। तो ये भाई ट्रायंगल का एक 4 वाला मिल गया। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। ओके, अब यहीं से ना आप कई सारे ऑप्शन जज कर सकते हो। पता है, एक कोई आपको मैच किया ना, जरूरी नहीं चारों आपको आते हो। एक मैच किया तो हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाए, कट जाए। जैसे डी का 4 है, ये तो सबको मालूम है, अंतःकोणों को एक
180 डिग्री होता है। तो देखो डी का 4 किस किस में, ए बी सी में है, चौथे वाले में नहीं है, तो कम से कम चौथा ऑप्शन तो कटा। ऐसी एक दो क्लू मिल जाएंगे ना तो बहुत सारे आंसर आ जाते हैं, ठीक है। फिर सर्कल का है, तो इधर से ही चेक कर लेते हैं, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ। बताओ लेंथ इंटू ब्रेथ किसका होता है, रेक्टेंगल का होता है क्या? हाँ सर रेक्टेंगल का होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल वाला कहाँ है जी, ये देखो ए का 3, डी का 4, ए का 3। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये स्क्वायर में हो सकता है क्या? सभी साइड्स बराबर होते हैं जी, बिल्कुल। ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड सब साइड बराबर होते हैं, तो स्क्वायर का ही हो गया। और सर्कल का फॉर्मूला, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, ठीक। तो इस तरीके से ये ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4, 3 2 1 4, ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो, ये मंडी उप निरीक्षक का कोर्स है और जिसकी फीस बहुत कम है, 1799, और ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। और मंडी उप निरीक्षक का टेस्ट सीरीज मैं इंसिस्ट इसके लिए करूंगा, ये आपको लगता है कि आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है और एक इंश्योर करना है जॉब तैयारी पूरा, उसको कंटेंट को पूरा पढ़ेंगे एकदम काफ़ी रहेगा, ठीक है। आपको बाहर दूसरा कंटेंट देखने की जरूरत नहीं है, ये कंटेंट काफ़ी रहेगा। तो आपको लगता है तो आप जरूर परचेस करें। और ये टेस्ट सीरीज, और एक और अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, अभी क्रिसमस ऑफर चल रहा है, तो ये आज अभी रात से चालू हो गया, 23 तारीख की रात से चालू हो गया, और ये 24-25 को चलेगा, ठीक है। इसमें आपको बस एक कूपन कोड लगाना है, पूरा क्रिसमस लिखना है, क्रिसमस CHRISTMAS क्रिसमस, और लास्ट में 40, मतलब उसी में आगे। हालांकि आप जिस भी कोर्स में आप जाएंगे ना, वहाँ पे ऑलरेडी सबसे नीचे जब प्राइस पे करने को जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन दिखता है, ठीक है। तो उसको कूपन कोड को बस अप्लाई कर लेना, तो पूरा 40% आपको ऑफ मिल जाएगा। ये हम अपने तरफ से नहीं करते हैं, जो ऐप जिनके थ्रू बनाए हैं ना, वो हमको कुछ पर्क्स देते हैं, ऑफर देते हैं, तो आपको मिलता है बेनिफिट, तो इसका लाभ जरूर उठाएं। क्लियर। चलो यहाँ पर देखते हैं, इसको जमाने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चलो इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ, हिंदी में नहीं है तो, लेकिन ठीक है। साधारण ब्याज साधारण ब्याज, और यहाँ क्या क्या दिया है, थोड़ा फॉर्मूला टाइप का दिया है, सीपी माइनस एसपी पीआरएनटी। कहीं न कहीं मुझे याद आ रहा है क्या, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बोले सर हाँ ऐसे ही होता है, तो मैं बोल सकता हूँ सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लॉस कब होता है, देखो इसको इसके साथ जोड़ सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आमतौर पे हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लाभ कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस करते हैं लागत मूल्य। यही लॉस में तब्दील हो जाता है जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से। अरे मैं 100 का माल लेके आया और 120 में बेच दिया, कितना रुपए फायदा हुआ, 20 रुपए। लेकिन उल्टा हो गया, माल लेके आया था 120 रुपए का, लेकिन बेचा 100 रुपए में, तो यहां पर तो मुझे 20 रुपए का लॉस हो गया ना। तो लॉस का फॉर्मूला ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब देखो एक ही चीज बच रहा है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, ये भले आपके दिमाग में तुरंत क्लिक ना करे, लेकिन हो सकता है ये फॉर्मूला को देखो, SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, कुछ इस तरीके से है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, थोड़ा सा मैं आगे पीछे इसको करके देखता हूँ। ये 100 को इधर बेचता हूँ, ये सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, और ये आपका P और T नीचे आ गया क्या, और ये R इधर ही करा गया, कहीं न कहीं यही इसी फॉर्मूला की ओर इंगित कर रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर इंटरेस्ट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, और टाइम बराबर नंबर ऑफ ईयर। ये टाइम मतलब क्या, नंबर ऑफ ईयर, 2 साल 3 साल 4 साल। ये जम गया जी ऑप्शन, इसके सबसे जमा लो, A3 B2 C1 D4, सबका ऑप्शन यही रख दिए, A3 B का 2 C का 1, ओके परफेक्ट, ठीक। तीसरा क्वेश्चन हो गया, यही तो था, यही सब पूछा जा रहा है, और मैंने बोला बदलते ट्रेंड के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। क्लियर। तो इस सीरीज पे बने रहिएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है ना ये सेशन, तो बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता हूँ हर एक कमेंट, जब भी मैं फुर्सत होता हूँ ऑटोमेटिक मैकेनिकली मोबाइल ऐसे सामने आता है और पहले यूट्यूब स्टूडियो खुलता है और मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सबको देखता हूँ। नेगेटिव को रिप्लाई नहीं करता, पॉजिटिव को जितना मुझसे रिप्लाई करते बनता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो सारे कमेंट्स देखते हैं आपके अच्छे लगते हैं, पढ़ता हूँ मैं हर एक कमेंट, ठीक है। दिन इसी में बीतता है, पढ़ना पढ़ाना कमेंट्स देखना, आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना बस। तो सेशन को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल हमारा है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे भी आएगा एडवर्टाइजमेंट, उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, मार्क्ड प्राइस, कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंट। ये डिस्काउंट मतलब बट्टा छूट, मार्क्ड प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत,
और गेन यानी कि फायदा लाभ, ये तो आपको मालूम है जी, गेन प्रतिशत लाभ प्रतिशत। ये बताओ बट्टा मैं किसको बोलूंगा, बट्टा डिस्काउंट। चलो ये तो हालांकि ऑप्शन ऐड बता सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इजी वाले से चालू करता हूँ। लाभ प्रतिशत को देखते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा। पूछेंगे भाई परसेंटेज निकालना है तो पहले ये बताओ प्रॉफिट कितना है, और उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करोगे और इनटू 100, यही तो है। मान के चलो 500 रुपये का लागत था, मैं 100 रुपये लाभ कमा के बेच दिया, यानी कि 600 रुपये में बेच दिया। बोले कि 500 का आइटम को 600 रुपये में बेचा, मुझे ये बताओ कि फायदा कितने प्रतिशत का हुआ। आप बोलोगे कितने रुपए फायदा हुआ, बोले 100 रुपये। ओके, कितने रुपए में, 500 में, जो कि लागत मूल्य था, और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करोगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये 5 से 20 बार में 20% आ गया। तो ये मैंने जमा लिया लाभ का, यानी कि डी का 1। तो यहां से देखो ऐसे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ऐसे एलिमिनेट करते हुए भी जाना है, डी का 1 डी का 1 ऐसे हो गया जी। मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य मतलब क्या होता है, जैसे किसी कपड़े में आप जाएंगे तो यहाँ पर टैग लगे रहता है ना, तो वो जो टैग में टंगा हुआ है ना, वही प्राइस क्या है, जो प्रिंट है उसी को क्या मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य मतलब क्या, जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड प्राइस अंकित मूल्य है। कॉस्ट प्राइस कैसे आएगा, कॉस्ट प्राइस मतलब क्या होता है, लागत मूल्य मतलब क्या, जितने आपने खरीदा, खरीदी मूल्य को ही लागत मूल्य बोलते हैं। मैं बोलूंगा कि भाई मैं ये देखो ये पेन लेके आ रहा हूँ कितना 1000 रुपये में, होलसेल से 1000 रुपये में लाया, तो जो मैं खरीदा ना उसी को मैं क्या बोलूंगा, लागत मूल्य। और इसको फिर 1000 की जगह 1200 रुपये में बेच दिया, तो जो 1200 है वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर अपना क्या बच रहा है, डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब किसी कपड़े में 1000 रुपये उसकी कीमत लिखी हुई थी, लेकिन चलो ठीक है रेगुलर कस्टमर को बोल के मैंने उसको 700 रुपये में लेके आ गया, तो 1000 रुपये लिखा हुआ था लेकिन मैं लेके आया 700 रुपये में, तो ये 1000 माइनस 700, यही तो डिस्काउंट हो गया 300 रुपये का। तो ये मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो इसका भी ऑप्शन ए है। क्लियर। तो ये मैथ के 4 क्वेश्चन थे, एक ही दिन में सब नहीं करा रहा हूँ, धीरे धीरे कराऊंगा। फिर कल हो सकता है कंप्यूटर का मैं लेके आ जाऊँ, फिर अगले दिन कुछ मैथ्स के उसी प्रकार के क्वेश्चंस देख लें, ऐसे रैंडम मिक्स करके लेके आऊंगा। और अभी जो शुरुआती क्लास है डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7, थोड़ा सा कम कंटेंट रहेगा, लेकिन इसके बाद फिर आप जब आदत लग जाएगा ना आपको पढ़ने का, तब मैं भर भर के कंटेंट डालूंगा। तो एक ही दिन की क्लास हो सकती है, 1.5 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे चलें। क्लियर। तो उतना पढ़ने के लिए तैयार है, अभी सिर्फ हैबिट डेवलप करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बस्तर दशहरा। क्लियर। तो बस्तर दशहरा एकदम इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े, पूरा जो 12 महीना था, 12 महीने में कौन कौन से तिथि को कौन सा त्यौहार होता है उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे ना एक एक कोई त्यौहार पकड़ लेंगे, जैसे बस्तर दशहरा एक पकड़ लिए, अब हो सकता है अगले क्लास में मैं पूरे त्यौहार और जो बचे हुए हैं सबको कवर करा दूं। ठीक है, चलिए। तो ये बस्तर दशहरा, अब मैं बता दूं बस्तर दशहरे की शुरुआत किसने की। तो ये की है पुरुषोत्तम देव ने। किसने की है, पुरुषोत्तम देव। बोले सर पुरुषोत्तम देव कौन है, तो ये काकती वंश के राजा हैं। काकती वंश के राजा। बोले सर ये काकती वंश कौन है, तो मैं आपको बता दूं ये जो भारत है, भारत में इधर आंध्र वाला इलाका है, आंध्र तेलंगाना, तो यहाँ पे वारंगल में काकती वंश लोग रूल करते थे। वारंगल के काकती वंश, वारंगल के काकती वंश के शासक थे। ठीक है, तो इन पर खिलजियों का यानी कि दिल्ली सल्तनत का बार बार आक्रमण हुआ था, तो इन लोग कहाँ चले गए, छत्तीसगढ़ आ गए, और छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन लोग क्षेत्र में बस गए। तो बस्तर में काकती वंश की नींव रखी जाती है अन्नम देव द्वारा। किसके द्वारा, अन्नम देव। बस्तर के काकती वंश की नींव किसके द्वारा रखी जाती है, उसका संस्थापक कौन है, अन्नम देव। अन्नम देव के बाद बहुत सारे शासक आए, उसी में से एक शासक थे पुरुषोत्तम देव। ठीक है, अब पुरुषोत्तम देव ने बस्तर दशहरे की शुरुआत कैसे की, तो उसको मैं बताता हूँ। बस ये अपने समय में बस्तर दशहरा शुरुआत हुआ, और इसमें बहुत सारे रस्म हैं, इसमें बहुत सारे रस्म हैं जो धीरे धीरे समय के अनुसार चलो गए। आपको मालूम है ये जो बस्तर दशहरा है ये विश्व प्रसिद्ध है, फॉरनर्स भी। अभी लगातार मैं 2 साल से बस्तर दशहरा अटेंड कर रहा हूँ। इस बार जब गया था तो बहुत सारे फॉरनर्स मुझे मिले बाहर के, उनको ये ऐसा त्यौहार बहुत पसंद, इतना भीड़ वाला, इतना इलाका। कई कई देश में अपने अपने अलग अलग त्यौहार रहते हैं, लेकिन जितना त्यौहार हमारे यहाँ मनाते हैं उतना किसी के यहाँ नहीं मनाते, तो लोग एक्साइटेड रहते हैं। क्लियर। चलो, ये प्रमुख रस्म 13 दिन, इसको छोड़ दो, मतलब 12-13 रस्म होते हैं, बस उसको बता रहे हैं। इसकी शुरुआत होती है सावन अमावस्या के दिन, और ये 75 दिन चलता है, और समापन होता है अश्विन शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी। इसको मैं याद कराता हूँ। अब आप देखेंगे लास्ट लेक्चर देखा होगा, अपना अटेंड किया होगा, तो सावन अमावस्या के दिन, सावन अमावस्या के दिन मेनली 3 त्यौहार मनाते हैं। याद आ रहा है, एक था हरेली, एक था अम्मुस त्योहार, अम्मुस त्योहार, और एक बस्तर दशहरे की दिन शुरुआत होती है।
इसकी बस्तर दशहरा, बस्तर दशहरे में भी पाठ यात्रा करके कार्यक्रम रहता है। तो पाठ यात्रा पहला रस्म यही है, पाठ यात्रा की शुरुआत होती है। ठीक है, प्रथम रस्म और अंतिम रस्म ये ऑप्शन के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से आप उसमें चूज करेंगे। ठीक, चलो अब ये लाइन से जितने भी 12-13 रस्म है ना उसको मैं आपको याद कराता हूँ लाइन से। ये पाठ यात्रा, डेरी गड़ाई, काचिन गादी, रेला पूजा, ये सब मैं आपको लाइन से याद कराता हूँ। ठीक है, अब बहुत इजी है, मेरे साथ साथ पढ़ते समझते चलते चलना। पानी बोतल ला देना तो और आप चले जाओ। ठीक है, चलो सबसे पहले एक निमोनिक कोड आप याद करेंगे, PDK RKR MBMO, इसमें M 2 बार है, B 2 बार है, PDK RKR MBMO। ठीक है, PDK RKR MBMO, ये कोड आप याद रखना। क्या बोल रहा हूँ, PDK RKR MBMO, क्लियर। अब लाइन से हम इसका मतलब समझेंगे और याद करते चलेंगे। P से है सबसे पहला कार्यक्रम पाठ यात्रा, कर दूंगा जब। D से है डेरी गड़ाई, डेरी गड़ाई। K से है काचिन गादी, ठीक है। R से है रेला पूजा, फिर K से है कलश स्थापना, PDK RKR। R से है रथ परिक्रमा, PDK RKR। फिर MBMO, तो ये जो MBMO है इसमें M 2 बार है। तो ये पहला M है मावली माता का आगमन, मावली माता का प्रघाव, फिर बी भी 2 बार है, एक है भीतर रहनी और एक है बाहर रहनी। अब्बू अब्बू चलिए, बी से भीतर रहनी, बी से बाहर रहनी। फिर MO, M से है मुड़िया दरबार, और O से है ओहाड़ी या गंगा मुड़ा यात्रा, गंगा मुड़ा यात्रा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक, एकदम लाइन से बढ़िया तरीके से बता रहा हूँ। पाठ यात्रा, डेरी गड़ाई, काचिन गादी, रेला पूजा, कलश स्थापना, एक एक बार बता रहा हूँ, उसको 2-3 बार पढ़ के रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब देखो जो पाठ यात्रा वाला कार्यक्रम है ये अगर मैं पूरा 75 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करूँ ना, हालांकि नहीं पूछा जाना है लेकिन फिर भी एकदम आसान है याद रखना। कैसे, ये बाद के जो 6 रस्म है ना ये 70 से स्टार्ट होते हैं, 70वां दिन, ये 71वां दिन, ये 72वां, ये 73वां, ये आपका 74वां और ये 75वां दिन खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद पाठ यात्रा वाला पहले दिन चलता है, डेरी गड़ाई का जो है ये 43वें या 44वें दिन चलता है। ठीक है, काचिन गादी 62वें दिन, रेला पूजा भी 62वां दिन चलता है, और कलश स्थापना 63वां दिन, और ये चलता है 64 से 69 डे। क्लियर, ठीक है। तो ये देखो पूरा आपको 12 कार्यक्रम मैंने बता दिया, 12 रस्म 12 कार्यक्रम। ठीक है, चलो तो यही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। लेकिन अब ध्यान देना, आपको ये चीज तो नहीं पूछा जाएगा, ये जरूर पूछा जाएगा तिथि, इसको आप जरूर याद कर सकते हैं, एकदम इजी है। कैसे, सबसे पहले मैं क्लू बताता हूं, ये कितना चलता है, 75 दिन। 75 दिन मतलब 2.5 महीने, 2.5 महीने। तो 2.5 महीने में क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आता है सावन का आधा महीना, सावन का आधा महीना, फिर आता है भादो का पूरा महीना, भादो पूरा महीना ये त्यौहार चलेगा, और आषाढ़ सावन भादो कुंवार कार्तिक अगहन, फिर आता है क्वार, तो क्वार महीने का भी पूरा महीना चलता है, सावन का आधा, भादो का आधा, क्वार महीना पूरा। अब 2 रस्मों को बस छोड़ दें, 2 रस्मों को बस छोड़ दे ऊपर के,
तो बाकी जितने भी रस्म हैं, जितने भी कार्यक्रम है, सब के सब क्वार महीने में चलेंगे, सब के सब क्वार महीने में, सब के सब क्वार महीने में चलेंगे। ठीक है, अब ये पहले दूसरे दिन का क्लास है, तो मैंने बताया कि मैं थोड़ा सा धीमे चलूंगा, जितना आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट जितना हो सके। और मेन ये है कि पहले दिन एकदम सब चीज़ कवर करा दे, ऐसा नहीं है। पहले मैं बोल रहा हूँ आप एक आदत बना लो धीरे धीरे, ऐसा है कि इसको लेके चलें और इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे ना सर कोर्स खरीद लिए तो फिर यूट्यूब के वीडियोस को देखेंगे कोर्स को, तो कोर्स एकदम ऐसा फुल फ्लेज कंप्लीट पैकेज है। अब वहाँ से पढ़ते रहिए, इसको एज अ रिवीजन टाइप का चला लें, इसको भी एक अलग टारगेट बना लें, या जो इसको कर रहा है वो पैरेलली कोर्स से भी कर सकता है। ठीक, तो जैसे भी हो बट इसको आप फॉलो करते चलें। ठीक है, चलो। तो देखो मैंने बोला 2 कार्यक्रम को छोड़ दो, बाकी सब के सब क्वार महीने में है। तो ऐसे एक क्लू तो मिल जाएगा कि क्वार में होता है भाई। जो सबसे पहले पाठ यात्रा कार्यक्रम है ना सावन अमावस्या के दिन होता है, और डेरी गड़ाई जो भादो शुक्ल पक्ष के 12वें 13 दिन, डेरा 12 13 ऐसा, डेरा 12 13 डेरा डेरी गड़ाई 12 13, तो 12वें या 13वें दिन किसके, भादो शुक्ल पक्ष के। ये 2 रस्म हो गया, बाकी सब चलता है कुंवर वाले। तो का से काचिन गादी, का से कुंवर अमावस्या, का से काचिन गादी, का से कुंवर अमावस्या। तो काचिन गादी वाला जो कार्यक्रम है वो कब चलता है, कुंवर अमावस्या के दिन चलता है। ठीक है, कुंवर अमावस्या के दिन। रैला पूजा भी उसी दिन हो जाता है, बैसठ बैसठ दिन बताया ना, रैला पूजा भी उसी दिन हो जाता है, तो ये भी चलता है किसके दिन, कुंवर अमावस्या के दिन। फिर बताओ नॉर्मल कलश स्थापना कब होता है हमारे यहाँ, जिस दिन कलश स्थापना होता है उसी दिन जोगी मिठाई भी होता है। हमारे यहाँ जब नवरात्रि चलता है तो क्वार नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, 2 नवरात्रि चलते हैं। तो क्वार नवरात्रि का पहला दिन जो है, क्वार नवरात्रि का जो पहला दिन है, कलश स्थापना उसी दिन करते कि नहीं करते। बस यहाँ पे भी क्वार नवरात्रि के पहले दिन यानी कि क्वार शुक्ल पक्ष के पहले दिन क्या चलता है, कलश स्थापना। उसी दिन जोगी मिठाई भी करते हैं, क्या समझेंगे जोगी मिठाई क्या है। ठीक है, फिर आता है रथ परिक्रमा। तो रथ परिक्रमा क्वार शुक्ल पक्ष के दूसरे से 7वें दिन चलता है। तो ये दूसरे से 7वें दिन डायरेक्ट याद कर लेना। जैसे रथ परिक्रमा परिक्रमा करते नहीं, 7 फेरे लेते हैं, तो 7, तो दूसरे के साथ लेते हैं, तो दूसरे के साथ 7 फेरा, तो दूसरे से 7वें दिन, ऐसे लेट कर सकते हो। रथ परिक्रमा क्वार शुक्ल पक्ष दूसरे से 7वें दिन चलता है। ठीक है, फिर याद रखना मावली माता का आगमन। तो मावली माता का आगमन, तो आ से आगमन, आ से अष्टमी, आ से आगमन, आ से अष्टमी, मावली माता का प्रभाव, तो जस्ट अष्टमी के बाद नवमी के दिन। तो मावली माता का आगमन क्वार शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन चलता है, और मावली माता का प्रभाव क्वार शुक्ल पक्ष नवमी के दिन चलता है। क्लियर। अब बताओ हम लोग क्वार शुक्ल पक्ष के 10वीं को क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो दशहरा 10वीं के दिन मनाते हैं, इतना तो आपको मालूम होगा। अब एक बार सवाल पूछा गया था कि जिस दिन आमतौर पे छत्तीसगढ़ पे दशहरा मनाया जाता है, उस समय बस्तर दशहरा का कौन सा कार्यक्रम चलता है, या बस्तर के निवासी कौन से कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो जिस दिन हम लोग बाहर देखने जाते हैं ना, बाहर दशहरा घर में अंदर थोड़ी नहीं जला देते रावण को, जिस दिन हम लोग बाहर देखने जा रहे हैं ना, उस दिन हम लोग भीतर जाते हैं, ऐसे लट कर लेना। तो मैं ऐसे याद क्यों, दशहरा के दिन हम लोग बाहर निकलते हैं, हम लोग भीतर जाते हैं, तो भीतर रहनी। तो जिस दिन दशहरा 10वीं के दिन मनाएंगे, तो क्वार शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन भीतर रहनी, फिर अगले दिन एकादशी के दिन बाहर रहनी। मुड़िया दरबार में 12 12 12 12, तो 12वें दिन क्वार शुक्ल पक्ष के 12वें दिन, 12वें मतलब द्वादशी, तो 12वें दिन क्या मनाते हैं, मुड़िया दरबार। और क्वार शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन ओहाड़ी, या इसी कोई गंगा मुड़ा यात्रा भी बोलते हैं, इसको याद रखना। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू हो गया। अब मैं लाइन से जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला कार्यक्रम है पाठ यात्रा। पीडी के आर पढ़े थे ना, तो पाठ यात्रा, पाठ यात्रा वाला कार्यक्रम क्या है, सिंपल याद रखना एक शब्दों में कि ये कब चालू होता है, ये सावन अमावस्या के दिन यानी कि हरेली के दिन चालू होता है, हरेली के दिन स्टार्ट होता है, इतना याद रखना। दूसरा क्या है एक कार्यक्रम, तो पाठ यात्रा कुछ नहीं, बस एक लकड़ी को काट के लेके आते हैं, उसको पूजते हैं, पूजा करते हैं, वही पाठ यात्रा है। उस लकड़ी को बोलते हैं ठुर्लू कोटल लकड़ी। क्या बोलते हैं, ठुर्लू कोटल लकड़ी, ठुर्लू कोटल लकड़ी, जो कि किसका होता है, तो सालवृक्ष की टहनी होती है वो, है ना, सरगी या सालवृक्ष की, याद रहेगा। और याद रखना इसको कौन से गांव से लाते, तो बिलोरी ग्राम से, बिलोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, बिलोरी ग्राम से, बिलोरी, जैसे लारे लारे बोलते हैं ना, लारे लारो, तो बिलोरी ग्राम, ठुर्लू कोटला लकड़ी, सरगी साल वृक्ष का होता है, यही इसी की पूजा करती है, क्या है, पाठ जाता है। बस इस दिन बलि भी दी जाती है जी, बिल्कुल बलि दी जाती है। तो आमतौर पे हम बोलते हैं ना कि चिकन मटन ऐसा बोलते हैं ना, तो चिकन मटन, तो चिकन मटन की जगह ना मछली मटन है, समझ लो, मछली और बकरा। तो बलि किसकी दी जाती है, मछली और बकरा की। यहाँ लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि किसकी बलि दी जाती है, बस ऐसे ही रीड करने के लिए, या कभी आपके मेंस में काम आ जाएगा, उतना डिटेल में है ना, तो मेंस वगैरह में लिखने का काम आ सकता है आपके, या ठीक है और किसी एग्जाम में। फिलहाल आप 1 डे का तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से। डेरी गड़ाई, डेरी गड़ाई को स्तंभारोपण भी बोलते हैं। अब डेरी गड़ाई में सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है
ये कब चलता है? तो 12वें 13वें दिन बताया था। तो भादो शुक्ल पक्ष के 12वें या 13वें दिन ये चलता है डेरी गड़ाई। क्या है, कुछ नहीं, जैसे हम लोग मड़वा गड़ाई करते हैं, मतलब एक ठोक डंडा गाड़ रहे हैं, बस वैसे ये भी डेरी गड़ाई है। इसमें भी सालविश की टहनी को ही गाड़ते हैं। तो डेरी गड़ाई क्या है, सिरहा सार में गाड़ कर पूजा करते हैं वही टहनी को, है ना। और डेरी गड़ाई स्थापना से पूर्व गड्ढे में कुछ कुछ जला जाता है, मोंगरी, मछली, लाई, अंडा, ये सब फूल लाई, ये सब डालते हैं। क्लियर? अब समझना, आगे बहुत सारे हम लोग कार्यक्रम देख रहे हैं, जैसे रथ परिक्रमा हो गया, मावली माता का आगमन, प्रभाव, ये सब जब कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें ना दो टाइप के रथ को घुमाया जाता है, रथ परिक्रमा होता है। एक होता है 4 पहिए वाला रथ, और दूसरा होता है 8 पहिए वाला रथ। 4 पहिए वाले रथ को हम फूल रथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल रथ। और 8 पहिए वाले को बोलते हैं विजय रथ। 4 पहिए वाले को फूल रथ, 8 पहिए वाले को विजय रथ। ठीक है, इसको याद रखना। तो जो रथ निर्माण का कार्यक्रम है ना, तो जैसे ही डेरी गड़ाई होता है ना, वैसे ही रथ निर्माण करने वाले कारीगर भी गाँव आना चालू कर देते हैं। ठीक है, या बस्तर में आ जाते हैं जहां पे भी रथ बनता है। ठीक, अब याद रखना, रथ से संबंधित जो भी फैक्ट है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। रथ निर्माण का कार्य कौन करती? संवरा। रथ सजाने का काम कौन करती? भद्रा। बस ये थोड़ा अपोजिट है, सजना संवरना बस रिलेट कर लेना, अपोजिट है। सजना वाले संवरना नहीं करते, यानी कि सजाने का काम सवरा जनजाति नहीं करती। ठीक है, तो सवरा क्या करती है? रथ निर्माण का। और रथ सजाने का काम कौन करती है? भद्रा। रथ खींचने का काम मुड़िया एवं ध्रुव जनजाति के लोग करते, तो उसको ऐसे याद रखना, मुड़िया, जैसे मुड़ी खींच देते नहीं किसी का भी, बचपन में किसी का बाल खींच दिए, मुड़ी खींच दिए, तो रथ खींचने में मुड़िया रखना। और ध्रुवा को कैसे याद करेंगे? जैसे एक देवता के प्रति मान सम्मान होता है, हम लोग भी जैसे मंदिर जाते तो जूता चप्पल बाहर निकालते ही नहीं निकालते, तो वैसे यहाँ पे भी देखो रथ खींच रहे हैं तो ये मानते कि नहीं, चप्पल जूता नहीं पहने, है ना, नंगे पाँव रहते हैं। वहाँ गंगा देव को भी घुमाते जब बस्तर दशहरा में, मैं शॉर्ट्स आपको क्लिप आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है कि जूता चप्पल उतार देते हैं, और कोई अगर छूने की कोशिश भी करता है ना, तो उनको भी बोलते हैं कि जूता पहने हो मत छुओ, तो ये सम्मान है। तो जूता चप्पल नहीं पहनेगा तो क्या लग जाएगा? धुर्रा लग जाएगा। तो ऐसे धुरवा, तो मुड़िया एवं ध्रुवा जनजाति के लोग रथ खींचने का काम करते हैं। रथ बनाने वाले बढ़ई झार उमर गांव से आते हैं। रथ बनाने वाले बढ़ई कहाँ से? झार उमर गांव से। तो बढ़ई मतलब लकड़ी वाला काम करने वाले कारपेंटर। तो लोग किससे करते हैं? झाड़ से ही, झाड़ वाला काम है, तो झार उमर गांव। रथ बनाने वाले लोहार, लोहार कहाँ से आते हैं? बेड़ा उमर गांव। और रथ खींचने के लिए जो रस्सी रहती है वो कहाँ से रहती है? तो ग्राम करंजी, सोनाबाल, केशपाल के निवासी द्वारा बनाई जाती है। तो केश, रस्सी खींचना, बाल खींचना से केश याद रखना, सोनाबाल में बाल है ही, और केश से करंजी, का से का। तो ये सब डेटा आपको याद होने चाहिए। काचिन गादी, इसको रण देवी भी बुलाता है। काचिन, दरअसल काचिन का मतलब होता है माता है, काचिन माता, और गादी मतलब गद्दी। गादी मतलब गद्दी, तो काचिन मतलब माता और गादी मतलब गद्दी। ठीक है, याद रहेगा। अब का से काचिन गादी और का से क्वार अमावस्या। जो काचिन गादी का कार्यक्रम है ये क्वार अमावस्या के दिन किया जाता है। इसमें एक छोटी मिर्गान या पनका जाति की जो कन्या रहती है, उसको उसके अंदर देवी को आरूढ़ कराया जाता है। वो माता बोलते हैं कि खुद सेलेक्ट करती हैं कि किस पे आना है, तो ये डिसाइडेड रहता है कि हाँ इन पे आएंगी माता। ओके, अब वो एक इमेच्योर बच्ची रहती है, मतलब छोटी रहती है काफ़ी एज में, उन पर माता आती हैं और वो कांटे के झूले में बैठती है। ठीक है, उसको कांटे के झूले में, वही गद्दी में बैठाया जाता है, और वो काला कपड़ा पहने रहती हैं। और उसमें माता जब आरूढ़ हो जाती है तो जो राजा हैं, बस्तर के जो भी राजा हैं, वो आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और वो आशीर्वाद देती है फूल फेंक के कि हाँ ठीक है, आप अपना कार्यक्रम बढ़िया चलाइए और ये निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। तो ये कार्यक्रम है कौन सा? काचिन गादी वाला। तो बस्तर दशहरे की शुरुआत काचिन देवी की पूजा से होती है, मतलब जो मेन कार्यक्रम है ना, ये यहाँ से, मेन कार्यक्रम जो यहाँ से चालू होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या था वो भी रस्म है छोटे मोटे, लेकिन मेन कार्यक्रम यहीं से। मिर्गान, पनका या महरा जाति के कुंवारी कन्या को काचिन देवी के रूप में चुनते हैं। वो कौन से कपड़ा पहनती है? काले रंग का। इसी कन्या में काचिन देवी को आरूढ़ कराते हैं, और महिलाओं द्वारा उस समय रैला गीत गाया जाता है। कैसे याद रखना? महिलाओं द्वारा रैला गीत गाया जाता है। काचिन गादी के समय महिलाओं द्वारा रैला गीत गाया जाता है, और रैला गीत गाते समय इन लोग कुछ वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसको याद रखना, एनएमडी। बोले सर ये कौन सा वाद्य यंत्र है? एनएमडी। एन से रखना नंगाड़ा, एम से रखना मोहरी, और डी से रखना धनकुल। नंगारा, मोहरी, धनकुल, नंगाड़ा, मोहरी और धनकुल, याद रहेगा। ठीक है, ये जिसकी मैं बात कर रहा था मंडी उपनिरीक्षक। लेकिन अभी मैं बोला कि अगर आप आज रात में 23 रात को या 24 और 25 को ये परचेस करते हैं तो आपको 40% ऑफ मिलेगा। क्रिसमस करके कूपन कोड लगाना, खैर आप वो कोर्स में जाएंगे ना तो सबसे नीचे आपको वो कूपन कोड अप्लाई करने का दिखेगा भी, 40% उसमें और ऑफ हो जाएगा। तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा आपके लिए, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में भी ये ऑफर लगा सकते हैं, इसको भी आप जरूर परचेस करें। टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट मिलेंगे, उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी रहेगा जो कि मनीष सर देंगे। ठीक है, तो
बहुत कम फीस पर अवेलेबल है। ये हमारा एप्लीकेशन है योगन साहु क्लासेस करके, और ये टेलीग्राम चैनल है, तो इसमें आप जुड़ सकते हैं। देन इंस्टाग्राम आईडी भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम में भी मैं जो नॉलेजेबल शॉर्ट्स है वो सब डालते रहता हूँ, तो उसको आप ध्यान देना, फॉलो कर सकते हो, ये फॉलोअर बढ़ाना है आपको, ठीक है। रैला पूजा, रैला पूजा के पीछे की कहानी देखते हैं। दरअसल एक राजा मैंने बताया था अन्नम देव, अन्नम देव की बहन का नाम रहता है रैला। एक बार की बात है, खिलजियों द्वारा रैला को किडनैप कर लेते हैं, आक्रमण करते हैं और रैला को लेके चले आते हैं। बाद में कुछ दिनों बाद उसको छोड़ देते हैं। एकदम कहानी शॉर्ट में बताऊं तो फिर अन्नम देव उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ये बोलते कि अब शायद तुम दूषित हो चुकी हो, पवित्र नहीं हो सकता है खिलजियों ने दुष्कर्म किया हो, ऐसा सुनने को मिलता है। तो रैला बोलती कि मैं अभी भी पवित्र हूँ और तुम लोग मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हो, गलत सोच रहे हो। लेकिन उन लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो रैला नाराज होकर सुसाइड करने चले जाती है। लेकिन इसी बीच मिर्गान जाति के लोग उसको रोक लेते हैं, ठीक है। मिर्गान जाति के बोलते हैं आज भी आप हमारे लिए माता समान हो, आज भी हमारे लिए आप राजकुमारी हो, आज भी हमारे लिए देवता तुल्य हो। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, आप हमारे साथ रुकिए, जो भी सुख सुविधा सब हम देंगे। तो कुछ दिन रुकती है, लेकिन उसका मन अच्छा नहीं लगता, वो गोदावरी नदी में कूदकर अपनी जान दे देती है, ठीक है। तो मिर्गान जाति के लोग ही श्राद्ध कर्म मनाते हैं। तो ये रैला जो है, रैला का श्राद्ध कर्म मनाना ही क्या है, रैला पूजा है, ठीक है। रैला का श्राद्ध कर्म मनाना ही रैला पूजा है। इसमें जो मैं काम की बात बताया बस उतना ही है। कौन से दिन मनाते हैं रैला पूजा, तो क्वार शुक्ल पक्ष के अमावस्या के दिन, ठीक है। क्वार शुक्ल पक्ष के अमावस्या के दिन, क्वार अमावस्या जिस दिन काचिन का भी होता है ना, उसी दिन रात में ये रैला पूजा भी होता है। रैला कौन थी, नमदेव की बहन थी। ये ऐसी भीड़ कहाँ कहाँ पहुंचती है उसको छोड़ दो, उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, शाम के समय मिर्गान जाति के पुजारी और महिलाएं श्राद्ध का आयोजन करती है, यही रैला पूजा कहलाता है। इसको पढ़ लेना, इसको छोड़ देना, ये ऐसी प्रोसेस है। फिर आता है कलश स्थापना, जोगी बिठाई। कलश स्थापना, जोगी बिठाई, ये 2-3 कार्यक्रम चलते हैं इस दिन, ठीक है। तो कलश स्थापना जैसे नॉर्मली नवरात्रि में कलश स्थापना होता है ना, बस वही है। कौन से दिन होगा, तो क्वार शुक्ल पक्ष के पहले दिन। यहाँ पर एक और कार्यक्रम होता है जोगी बिठाई, इसका मैं यूट्यूब पर वीडियो डाला हूँ शॉर्ट्स में, उसको आप जाकर जरूर देखें। जोगी बिठाई, ये जोगी बिठाई का कार्यक्रम को मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल बहुत साल पहले की बात है, 500-600 साल पहले एक ऐसा समय आया जब बस्तर दशहरा अच्छे से संपन्न नहीं हो पा रहा था, कुछ ना कुछ दिक्कतें आई जा रही थी, कुछ ना कुछ अड़चन आई जा रही थी। फिर एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति राजमहल के सामने आके बैठ गया चुपचाप, और ये देखा गया कि वो कई दिन तक, कई महीनों तक ऐसे ही बैठा हुआ था। तो जो वहाँ जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ पे गड्ढा होना चालू हो गया। और फिर ये भी नोटिस किया गया कि उस साल जो बस्तर दशहरा की जो परंपरा है वो एकदम इजीली हो गई। तो फिर लोगों को ये लगा कि ये जो बैठे हैं वो थोड़े चमत्कारिक व्यक्ति हैं, क्योंकि बैठे गड्ढा हो गया, वो भी अलग चीज़ हो गया। फिर बस्तर दशहरा अच्छे से संपन्न भी हो गया। तो वहीं से ये परंपरा बन गई जोगी बिठाई। तो इसलिए जो जोगी बिठाई है, मैं वीडियो कवर किया हूँ 2 बार। पिछले बार जोगी से बातचीत भी किए थे, खैर इस बार भी, हाँ इस बार बातचीत की नहीं ध्यान, और जो आसपास थे उन लोगों से बातचीत की, मैं जोगी को दिखाया भी। तो जो बैठ रहे थे, देखना थोड़ा नीचे वाला आसन रहता है, मतलब गड्ढा करके बैठ रहे थे, तो वही प्रोसेस है। तो जोगी बिठाई, एक गड्ढा कर रहे थे, वहीं पे बैठते हैं, वो 8-9 दिन तक अपना उपवास रहते हैं, 9 दिन तक बैठ रहते हैं, पूरा उपवास रहते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत उपवास रहते हैं, लेकिन ऐसा कि दूध पी लिए या थोड़ा बहुत फल फूल खा लिया, सब उपवास में। तो ये जोगी जो है आमाबाल गांव से संबंधित है। वो पोस्टर देखे होंगे तो आमाबाल, वो जो पीछे बैनर लगे रहता है ना, उसमें लिखा होगा आमाबाल गांव से संबंधित है। इसी परिवार के कोई पुरुष सिरहासार भवन में, सिरहासार मतलब सिरहासार एक भवन ही है, वो जोगी बिठाई की रस्म पूरा करते हैं। और जोगी हलवा या पनका जाति के होते हैं, तो हलवा के, हलवा याद रखना। 9 दिन तक बैठ रहते हैं। मुंडा जनजाति, इसी समय मुंडा जनजाति के लोग डिबडिबी बाजा बजाते हैं। डिबडिबी बाजा को मुंडा बाजा भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुंडा जनजाति के लोग डिबडिबी बाजा बजाते हैं, इसको भी आप याद रखना। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। रथ परिक्रमा, तो रथ परिक्रमा इस दिन देखो 4 पहिए वाला रथ चलता है, जिसको फूल रथ बोलते हैं। कब मनाते हैं, तो दूसरे से सप्तमी, क्वार शुक्ल पक्ष के दूसरे से सप्तमी। रथ खींचने का काम मुड़िया और ध्रुवा जनजाति के लोग करते हैं, जैसे ऊपर हम लोग पढ़े थे, रथ खींचने का काम। मावली माता का आगमन एवं निमिषा यात्रा कार्यक्रम, ये मावली माता का आगमन, अ से आगमन और अ से अष्टमी पढ़े थे हम लोग, आ से आगमन और आ से अष्टमी है। तो क्वार शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन मावली माता का आगमन होता है। लेकिन इस दिन में मेनली 3 प्रोसेस रहते हैं, 3 कार्यक्रम रहते हैं। सबसे पहले होता है बेल पूजा एवं मावली माता को न्योता देते हैं। फिर मावली माता का आगमन होता है और निशा यात्रा कार्यक्रम होता है। निशा यात्रा कार्यक्रम क्या है, इस दिन बलि देते हैं, रात में होता है ये कार्यक्रम, 13 बकरों की बलि दी जाती है। बस्तर दशहरा अटेंड करने गया था, तो इसको भी ये पूरा फुल स्क्रीन में दिखा रहे थे, लेकिन हमको अंदर जाना अलाउ नहीं किया गया, और खैर ऐसे घुस भी जाते तो उसको वीडियो में नहीं दिखा पाते बलि देने वाले को, हालांकि पूरा बड़े स्क्रीन में दिखता रहता है, उसमें भी बलि को नहीं दिखाते हैं, बट ठीक 13 बकरों की बलि दी जाती है।
ये पूजा को रात में किया जाता है। मावली मंदिर से राउत समाज के लोगों द्वारा 12 कौड़ भोग और पूजा सामग्री लाई जाती है और वहाँ के राजा द्वारा पूजा किया जाता है। ठीक है। और मावली माता का आगमन देखेंगे तो मावली माता की मूर्ति को जिया डेरा में रखा जाता है। जिया मतलब पुजारी का नाम है जिया, और डेरा मतलब रुकने का स्थान। तो जिया मतलब क्या है, दंतेश्वरी माता की पुजारी, और डेरा मतलब रुकने का स्थान। ठीक है। फिर मावली परघाव। मावली परघाव कुंवार शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन, अष्टमी के दिन आगमन, परघाव नवमी के दिन। इस दिन भी 3 कार्यक्रम होता है। सबसे पहले कुंवारी पूजा विधान, तो दंतेश्वरी मंदिर में राजा द्वारा 9 कन्या को भोग लगाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं हर घर में ये कार्यक्रम होता है। फिर जोगी उठाई है, जो जोगी बिठाई है तो भाई उठाई भी तो होगा, तो शाम में सिरासर में बैठे जोगी को भेंट प्रदान कर उठाया जाता है। फिर मावली परघाव, ये जो मेन कार्यक्रम है, ये रात में मावली परघाव होता है। इसके अंतर्गत माता जी की जो डोली रहती है उसको जिया डेरा से कुटरू बाड़ा तक लाया जाता है, जहां राजा और उसके कुछ साथी डोली को कंधे में उठाकर दंतेश्वरी मंदिर में लाते हैं। फिर भीतर रैनी। भीतर रैनी क्या है, तो भीतर रैनी वो कार्यक्रम है जिसमें जो दंतेश्वरी माता है, भीतर रैनी वो कार्यक्रम है जिसमें दंतेश्वरी माता बाकी देवी देवताओं से मुलाकात करती है, मिलती है। किससे, बाकी देवी देवताओं से। तो किस दिन मनाते हैं भीतर रैनी, हम लोग बताया जिस दिन हम लोग दशहरा मनाते हैं उस दिन भीतर रैनी। तो कुंवार शुक्ल पक्ष के 10वें के दिन मनाता है। दंतेश्वरी माता और अन्य देवी देवता से मुलाकात करती है। इस दिन 8 पहिया वाला रथ चलाते हैं जिसको विजय रथ बोला जाता है। इसको खींचने वाले कौन है, माड़िया जनजाति। ध्यान रखना, नॉर्मल जो 4 पहिए वाले को खींच रहे थे वो मुड़िया थे और ध्रुवा थे। 8 पहिए वाले को खींचने वाले कौन होते हैं, माड़िया जनजाति। इस रथ में माँ दंतेश्वरी का छत्र लेकर पुजारी बैठते हैं। रात में माड़िया जनजाति के लोग इस रथ को कुमड़ाकोट के जंगल में छुपा देते हैं। अब ऐसा इसलिए करते हैं, ये परंपरा इससे जुड़ गया। एक बार की बात है कि किसी वजह से माड़िया जनजाति के लोग नाराज हो गए थे किस कारण, तो बोले कि नहीं ये कार्यक्रम नहीं होने देंगे करके कुमड़ाकोट के जंगल में, वो जो जगदलपुर के पास ही पड़ता है, वहाँ ले जाकर छिपा देते हैं उस रथ को। फिर होता है कि अगले दिन राजा मान मनोवर करने जाता है और फिर वापस समझा बुझा के उसको लेके आता है। फिर ये परंपरा बन गया। तो नाराज नहीं भी होते, फिर भी ऐसे ही लेके चले जाते हैं कुमड़ाकोट के जंगल में। ठीक है। भद्र जनजाति के लोग जिस वेशभूषा में रहते हैं उसे धनु कांड्या कहते हैं। तो इस दिन वाला कार्यक्रम है, भद्र जनजाति के लोग उस वेशभूषा को धारण करते, बस वही है धनु कांड्या, उसको अदा करना। भाई रानी। अब भाई रानी के दिन क्या होता है, जो राजा रहते हैं उसको रथ को ढूंढते हुए कुमड़ाकोट पहुंचते हैं और वहां से रथ को वापस लेके आते हैं, मान मनोवर करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है। इस दिन राजा देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको अन्न अर्पित करते हैं, उस भोग को खाते हैं, उसको क्या बोले, नवाखाई। जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर में व्रत वापस लेकर आते हैं। मेन कार्यक्रम, और मैं थोड़ा बहुत जो ऊपर ऊपर जानकारी दे रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है। और कब मनाते हैं, एकादशी के दिन। फिर ये मुड़िया दरबार। पहला मुड़िया दरबार का आयोजन हुआ था 8 मार्च 1876 में। तो देखो उसके बाद से ये भी आयोजन होना चालू हो गया, ये भी उसमें शामिल हो गया बस्तर दशहरा में। दरअसल 1876 में एक मुड़िया विद्रोह हुआ था। 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ था और फिर उस जनजातियों की जितनी भी समस्याएं थी उसके लिए दरबार का आयोजन किया गया। उस दरबार में सबको बैठाया गया और उनके परेशानियों का निराकरण किया गया। फिर ये भी प्रोसेस जुड़ गया है। तो ऐसा ही होता है, जितने भी जनजातियों की समस्या है तो बड़े बड़े लोग आते हैं, कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, कोई मुख्यमंत्री हैं, कभी प्रधानमंत्री, अमित शाह, सब इन लोग ऐसे आ जाते हैं बड़े बड़े लोग और सारी जनजातियों की परेशानी को समझते हैं और निराकरण करने की कोशिश करते हैं। तो वही मुड़िया दरबार है। कहाँ होता है, सिरासर भवन में मुड़िया दरबार का आयोजन होता है। कब, तो 12 से दरबार 12 आयात के थे, तो कुंवार शुक्ल के 12वें दिन। फिर लास्ट है ओहाड़ी या गंगा मुड़ा यात्रा, कुटुंब यात्रा। ये क्या है बोलने से ओहाड़ी, तो ओहाड़ी मतलब जितने भी देवी देवता आए हैं ना उनका विदाई किया जाता है सम्मानपूर्वक, उसी को ओहाड़ी कार्यक्रम गंगा मुड़ा यात्रा बोलते हैं, या कुटुंब यात्रा भी बुलाता है। ये कुंवार शुक्ल पक्ष के 13 के दिन मनाता है। इस दिन देवी देवताओं को सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है। ठीक, फिर ये पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ गया है, इसको छोड़ दो। क्लियर। तो ये आज के लिए इतना ही। और मैंने बताया कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई कोर्स लेना होगा तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि एप्लीकेशन में भी डायरेक्ट आप जाके परचेस कर सकते हो, बट 8770123687 इस नंबर पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।